हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग जेएसके पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम श्रीलंका में मजोरिटेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बेल्जियम में पावर शेयरिंग के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त करें। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 31 किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है एंड श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर यहाँ का एथनिक कंपोजिशन हम देखें तो यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी सिंहलीज़ की है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 74% है, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी तमिल्स की है जिनकी पॉपुलेशन 18% है। तो यहाँ पर आप जो कम्युनिटी एथनिसिटी देखते हैं ये लिंग्विस्टिक बेसिस है, यानी भाषाई आधार पर यहाँ पर कम्युनिटी का जो डिफरेंसेस आप देखते हैं वो भाषाई आधार पर है। तमिल्स में भी आपको 2 सब कैटेगरीज देखने को मिलती है, तमिल नेटिव्स एंड इंडियन तमिल्स। तमिल नेटिव्स को श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन श्रीलंका में 13% है, और इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन 5% है। इंडियन तमिल्स इनके फोरफादर इंडियंस थे जो कि जिन्हें इंडेंचर्ड लेबर बनाकर श्रीलंका ले जाया गया कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्क के लिए। अगर आप श्रीलंका का मैप देखें तो इसमें जो नॉर्थ एंड ईस्ट के प्रोविंसेस हैं वहाँ पर तमिल आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है। मोस्टली सिंहला स्पीकर्स बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल स्पीकर्स में कुछ पॉपुलेशन हिंदू है और कुछ मुस्लिम है। इसके अलावा श्रीलंका में क्रिश्चियन भी रहते हैं जिनका पॉपुलेशन 7% है, और क्रिश्चियंस में कुछ सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मजोरिटेरियनिज्म के बारे में। मजोरिटेरियनिज्म यानी हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो मजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है जो कि ये मानता है कि अगर कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, यानी किसी देश में किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसे हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो मजोरिटेरियनिज्म में ये माना जाता है कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जिनकी संख्या देश में कम है उनका विशेष को और नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकता है, यानी कि उनकी जो विशेस हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको डिसरिगार्ड कर सकता है, यानी उनकी अवहेलना कर सकता है। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के बेस पर गवर्नमेंट में डोमिनेंस को बढ़ाया, और इसके कारण वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जो सरकार थी, उसने सिंहला सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ कदम उठाए। तो इस मजोरिटेरियन स्टेप्स के तहत उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो उन्होंने 1956 में तमिल भाषा को डिसरिगार्ड करते हुए सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने सिंहला के फेवर में एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाई जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब में सिंहला कैंडिडेट को प्रायोरिटी दिया जाने का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्शन दिया गया, क्योंकि जो मोस्टली सिंहला कम्युनिटीज़ हैं वो सिंहला कम्युनिटीज़ बुद्धिस्ट हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये सारे कदम उठाए। इनके कारण हुआ ये कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नाराज़ हो गए
और उनको शासन को लेकर उनको अलगाव पैदा हुआ, एलिनेशन की फीलिंग आने लगी। उन्हें ये लगने लगा कि संविधान, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहती हैं और उनके साथ नौकरियों में, जॉब्स में भेदभाव हो रहा है और उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो इसके रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़, सिंहला और तमिल्स के बीच में ओवर द टाइम स्ट्रेन डेवलप हुआ और तनाव बढ़ गया और रिलेशनशिप इनके आपस में ख़राब हो गए। तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई ताकि वो सरकार से अपनी डिमांड को रख सकें। तो सरकार से उनकी कुछ डिमांड थी श्रीलंकन गवर्नमेंट से। तो उनकी जो डिमांड्स थी वो ये था, पहला कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, एजुकेशन और जॉब्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तमिल आबादी वाले जो भी रीजन हैं उनको ऑटोनॉमस बना दिया जाए। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि तमिल्स जो हैं वो अपने एरिया में अपने लिए स्वयं निर्णय लें। और लेकिन ये सारी मांगें गवर्नमेंट के द्वारा इन मांगों को लगातार जो है वो नेगलेक्ट किया गया, माना नहीं गया। तो इसकी वजह से 1980s के डिकेड तक नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में तमिल ईलम बनाने के लिए, तमिल ईलम का मतलब होता है तमिल राज्य या तमिल सरकार, तो इसको बनाने के लिए लेकर अनेक पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बनाई गई। बहुत सारे संगठन बने जिन्होंने ये डिमांड किया कि तमिल्स के लिए जो है अलग गवर्नमेंट बने और तमिल वाला जो रीजन है वो ऑटोनॉमस हो जाए। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सिंहला और तमिल के बीच, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, और इस अविश्वास के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए और ये कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो सिविल वॉर की वजह से दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। कुछ लोग अपने परिवार को लेकर श्रीलंका को छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। तो श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण, क्योंकि ये गृह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, आप ये समझिए कि 1980s से लेकर और 2009 में जाकर ये सिविल वॉर समाप्त हुआ है। तो एक लंबे समय तक सिविल वॉर किसी भी कंट्री में होता है तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है और देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है श्रीलंका में सिविल वॉर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जैसे कि वहाँ पर एक सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, कल्चरल प्रॉब्लम हो गई, लोगों के जीवन में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो है एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था और 2009 में जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार अगर हम बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें तो दोनों देशों में सिमिलैरिटी यह देखने को मिलती है कि दोनों ही देशों में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, जबकि श्रीलंका में सिंहलीज और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें दोनों देशों में, तो डिफरेंस ये है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट में इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया और पावर शेयर की और प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। जबकि अगर श्रीलंका के बारे में हम देखें तो श्रीलंका में सिंहलीज की सुपरमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और तमिल कम्युनिटी की जो डिमांड थी, विशेस थी, उनकी जो नीड्स थी, उनके जो इंटरेस्ट थे, उसको गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया गया, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनके इक्वली पॉलिटिकल राइट उनको नहीं दिया गया, जिसके कारण सिंहलीज व तमिल कम्युनिटी के बीच में रिलेशन ख़राब हो गए और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाकर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया और एक लंबे समय तक श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा। तो
इस लेसन में हमने दोनों देशों का कंपैरिजन पढ़ा और इससे हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग की क्यों आवश्यकता हमें होती है। इससे दो बातें निकल कर आती हैं कि पावर शेयरिंग इसीलिए डिज़ायरेबल होता है। पहली बात, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, समाप्त करता है, और दूसरा जो रीज़न है कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बनाए रखता है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट का मतलब है क्योंकि जहाँ भी जिस भी देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इक्वालिटी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहाँ इक्वालिटी ज़रूर होती है। तो पावर शेयरिंग इक्वालिटी को जो है बताता है। अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।